नाज़रीन, इजरायली आर्मी की जानिब से यह कन्फेस किया गया है कि उसने गजा के अंदर दाइश और बाकी मिलिशिया जो है वो दाखिल कर दी हैं। ये इस जहरियत का एक बिल्कुल नया चैप्टर है। जुल्म की एक नई दास्तान है जो हमारे सामने खुलकर सामने आ रही है। इस जहरियत का बिल्कुल एक नई डायमेंशन है जो इस वक्त खुल गई है कि दाइश जो है वो गजा के अंदर दाखिल कर दी गई है, मुख्तलिफ मिलिशिया जो है वो गजा के अंदर दाखिल कर दी गई हैं। और ये बहुत ही एक तो अफसोसनाक बात है और बहुत ही खतरनाक बात है कि वहां पर मजीद सिविलियंस के साथ किस तरह के जुल्म जो है वो ढाए जा रहे हैं। और ये इस बात का एविडेंस है कि इजरायली आर्मी जो कि जिससे पूरे मिडिल ईस्ट की आर्मीज डरती हैं और इसलिए कोई भी लीडरशिप इतना फैसला करने की जरूरत नहीं कर रही कि वो इजराइल के साथ जाकर टकराए, तो वो आर्मी हमास के हाथों हार चुकी है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हुतीज के हाथों अमेरिका हारा है और अभी वहां से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें वो कन्फेस कर रहे हैं कि हम हुती से हारे हैं। द मोस्ट पावरफुल नेवी ऑन द प्लेनेट वो हुती से हार चुकी है। तो इसी तरह इजरायली आर्मी वो हमास से हार चुकी है, इसलिए उसको जरूरत पेश आई है कि वो मिलिशिया को, दाइश को गजा के अंदर दाखिल कर रही है। तो एक तरफ ये जुल्म की एक अलमनाक दास्तान है, एक नया चैप्टर है, और दूसरी तरफ ये इजराइल की शिकस्त का भी बोलता सबूत है कि अब दाइश वर्सेस हमास है। यानी इजरायली फौज तो शिकस्त खा गई, अब उसने अपने इत्तेहादी दाइश को हमास के खिलाफ उतारा है। तो हमास दाइश के खिलाफ लड़ सकती है या नहीं, ये बहरहाल अब हमें देखना है। ब्राजील ने फलस्तीन की रिकग्निशन की हिमायत कर दी है और IRGC का बड़ा अहम तरीन बयान जारी हुआ है। इस वक्त हम मुसलसल उस टाइम से गुजर रहे हैं कि ईरान का जंग का खतरा उसी तरह से मौजूद है और जो ही इधर से टॉक्स कोलैप्स हुई तो किसी भी वक्त ये हमला हो सकता है। IRGC ने अभी बयान जारी करते हुए इसको कंफर्म किया है कि एक पॉसिबल अटैक का खतरा मौजूद है। और एक बड़ी गैर मामूली कॉल हुई है, इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी हंगामी कॉल ईरान के प्रेसिडेंट के साथ हुई है और इस जंग के हवाले से डिस्कशन की गई है। और इजिप्ट और ईरान के अच्छे ताल्लुकात नहीं है, तो इस तरह इजिप्ट का कॉल पर बात करना ईरान को, तो इसकी गैर मामूली अहमियत है। तो दोनों इत्तेहादी नहीं है, अब अपने ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का भी इजिप्ट में दौरा भी हुआ है और इजिप्ट ने ईरान का जो मौक़िफ़ है कि न्यूक्लियर फ्री मिडिल ईस्ट बनाना है और इजराइल का भी न्यूक्लियर जो है वापस लिया जाए, उनके बॉम्ब्स वापस लिए जाएं, उसकी मिस्र ने हिमायत की है। तो अभी इनकी आपस में कॉल हुई है। एक और कॉल आलमी सतह पर हुई है, ट्रंप ने कॉल की है चीन के सदर को और चीन ने कहा है कि जो प्रेसिडेंट ने, चाइना के प्रेसिडेंट ने इसलिए कॉल पर बात की कि ट्रंप जो है वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था। अमेरिका की बार बार रिक्वेस्ट के बाद चीन का सदर जो है वो अमेरिकी सदर के साथ बात कर रहा है। तो चीन आप देखें ना कि पूरी डिग्निटी और पूरी ताकत के साथ अमेरिका के सामने खड़ा है। मुझे बताइए दुनिया का कौन सा मुल्क है जो ये कहेगा कि बार बार अमेरिकी सदर रिक्वेस्ट कर रहा था इसलिए हमने कॉल पर बात की है, वरना हमें कोई जरूरत नहीं है। तो ये चीन से देखे ना, मैटर करता है कि आप कौन सा नैरेटिव। और यूरोप जो है, यूरोप के ऊपर 3-4 फ्रंट खुले हुए हैं। यूरोप इजराइल का मेन सपोर्टर है, यूरोप ही की वजह से इजराइल कायम हुआ और अभी भी अगर यूरोप दो टोक स्टांस ले ले तो यह जंग रुक सकती है। अभी भी यूरोप से असलहा आ रहा है, तो यूरोप के ऊपर 4 फ्रंट कम से कम खुले हुए हैं और यूरोप के मुस्तकबिल का फैसला होना है। एक तो यूरोप को मिडिल ईस्ट का फ्रंट खुला हुआ है, यानी जिस जंग को वो सपोर्ट कर रहे हैं, जहां पर आज यूरोप खड़ा हुआ है, जो तबाही वहां पर आ रही है, जो इकोनॉमिक डिक्लाइन उनका हुआ है। और आज आप मुझे बताएं कौन सी इनोवेशन है जो यूरोप के अंदर हो रही है और जो इकोनॉमिक डैमेज और जो उनका सोशल डैमेज हुआ है वो सब उन जंगों की वजह से है जो उन्होंने पिछले 20 साल सपोर्ट किया है। ये सब उसी का नतीजा जो आज यूरोप भुगत रहा है। अब जिस जंग को वो सपोर्ट कर रहे हैं इसका मजीद डैमेज यूरोप उठाएगा। तो एक फ्रंट ये है जो उन्होंने मिडिल ईस्ट में खोल रखा है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। दूसरा जो है वो चाइना के साथ इनका मामला कहीं ना कहीं खराब होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि यूरोपियन लीडर्स भी जो है वो दौरा कर रहे हैं और चाइना ने ऑफर की है कि अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, लेकिन मैक्रोन ने चाइना को धमकी लगाई कि नेटो जो है वो एशिया में आ रहा है। और अभी क्या हुआ है कि चाइना की जो टॉप डिप्लोमेट हैं वो पहुंची है फिलिपाइन और फिलिपाइन के अंदर खड़े होकर उसने चाइना के खिलाफ उसी तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की जैसे अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी इस्तेमाल करके आया, जिसके ऊपर चाइना का बड़ा सख्त तरीन रद्दमल आया है। और चाइना ने कहा है कि अगर साउथ चाइना सी के अंदर यूरोप ने आकर मुदाखलत करने की कोशिश की तो बड़ा बुरा नतीजा निकलेगा और यूरोप बाज रहे साउथ चाइना सी में आने से। यह बात उन्होंने की, बड़ा सख्त तरीन रद्दमल। हालांकि चाइना ने ऑफर की है यूरोप के साथ दोस्ती सारा, लेकिन उन्होंने यहां पर सख्त तरीन मौक़िफ़ जारी किया है। और उधर एक फ्रंट खुला हुआ है अमेरिका के साथ और वो फ्रंट जो है वो बड़ा प्रोफाउंड लेवल की तब्दीलियां, यानी ये एक ऐसा फ्रंट है जो पूरे यूरोप को तब्दील करके रख सकता है। और ये पहला ऐसा फ्रंट है जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका ने यूरोप के ऊपर खोला है। नज़ीर जो मागा वाले हैं, यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाले हैं, यानी ट्रंप इंतजामिया और उससे जुड़े बाकी वो सारा जो मागा वाला इस वक्त, यानी यूरोप इस वक्त अमेरिका का इक्तदार किसके पास है? वो सिर्फ ट्रंप के पास नहीं है, वो एक आइडियोलॉजी के पास है। और वो आइडियोलॉजी किसकी है? मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ठीक है, ये एक आइडियोलॉजी है जिसने इस वक्त अमेरिका में इक्तदार संभाल लिया है, जो एंटी इमिग्रेंट है, सबसे बड़ी उसकी पॉलिसी है। और राइट
पार्टी है, ठीक है ना, राइट विंग पार्टी है, राइट विंग आइडियोलॉजी है। तो अब ये जो मागा वाले हैं ये इसी तरह का चेंज यूरोप में लाना चाह रहे हैं और यूरोप में वो उन पार्टीज को सपोर्ट कर रहे हैं जो राइट विंग पार्टीज हैं। और राइट विंग जो पार्टीज हैं उनके खिलाफ यूरोप ने ऐलान जंग किया हुआ है। वर्ल्ड वॉर से लेकर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक भी राइट विंग पार्टी को यूरोप में बरसर इक़्तिदार नहीं आने दिया गया और इस वक्त भी सेंटर या लेफ्ट की पार्टी जो है वो इक़्तिदार में रही हैं। अभी भी आप देखें कि रिसेंटली उन्होंने खासकर जर्मनी के अंदर जो AfD पार्टी है जिसको इलोन भी सपोर्ट कर रहा था, राइट विंग की जो पार्टी है उसको बैन कर दिया है, ठीक है। और बाकी कंट्रीज के अंदर भी यही हो रहा है, फ्रांस के अंदर भी यही हो रहा है। हर कंट्री के अंदर यानी जो मौजूदा लीडरशिप बैठी हुई है उसके खिलाफ है राइट विंग पार्टीज, तो मौजूदा लीडरशिप राइट विंग पार्टीज को बैन कर रही है और जो मागा वाले हैं, ट्रंप इंतजामिया है, वो राइट विंग पार्टीज को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी इसकी सबसे बड़ी मिसाल पोलैंड के अंदर सामने आई। पोलैंड के इलेक्शन के अंदर वो प्रेसिडेंट जीते जो एंटी यूक्रेन है, एंटी यूरोपीय यूनियन है और एंटी इमिग्रेशन है। तो उनकी ओपनली सपोर्ट हुई अमेरिका से, ओपनली। और ट्रंप ने बयान जारी किया, व्हाइट हाउस ने बयान जारी किया कि ट्रंप बहुत खुश है जो पोलैंड के इलेक्शंस का रिजल्ट आया। तो एक बहुत बड़ी ताकत यानी अमेरिका, उसने यूरोप के ऊपर धावा बोल दिया है, मौजूदा लीडरशिप के ऊपर धावा बोल दिया है। मागा वाले ये चाहते हैं कि मौजूदा जो तमाम यूरोप की लीडरशिप है जो ब्रसल्स के अंदर बैठी, जो यूरोपीय यूनियन है, इस तमाम लीडरशिप का वो हटाना चाहते हैं और इसकी जगह पर राइट विंग पार्टीज को लाना चाहते हैं। वही एंटी इमिग्रेशन और वो सारी पॉलिसी, नेशनलिस्ट पॉलिसी जो है वो लगाना चाहते हैं यूरोप के अंदर भी। तो ये बहुत इसको आज अमेरिका में बहुत बड़ी रिपोर्ट्स इस हवाले से लिखी जा रही हैं, इसको क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज करार दे दिया गया। हालांकि ये क्लैश ऑफ जो आइडियोलॉजीज है ये तो यानी वेस्ट का नजर आता था, रशिया से, मिडल ईस्ट से, अफ्रीका से, या बाकी कंट्रीज के साथ, लेकिन ये अब क्लैश ऑफ आइडियोलॉजी जो है वो मागा और जो मौजूदा यूरोपीय लीडरशिप है उसके साथ ये हो गया है। ये बहुत बड़ी तब्दीली लेकर आएगा और वो हम रिजल्ट्स देख रहे हैं। यानी पोलैंड में प्रेसिडेंट जीत गया है जिससे पोलैंड की जो सपोर्ट है फॉर यूक्रेन वो ऑन क्वेश्चन आ गई है और पोलैंड बहुत अहम तरीन मुल्क है, ठीक है ना। जो प्रेसिडेंट है वो पोलैंड की किसी भी फॉरेन पॉलिसी को वीटो कर सकते हैं, यूक्रेन की हिमायत को वीटो कर सकते हैं। तो इस तरह ये बहुत सारी तब्दीलियां यूरोप में ला सकता है। और एक फ्रंट उनका यूक्रेन में खुला हुआ है, रशिया के साथ खुला हुआ है, ये 4 फ्रंट उनके वहां पर खुले हुए हैं। और यूक्रेन की सूरत हाल नाज़रीन ये है कि नेटो ने वो फैसले करना शुरू कर दिए हैं जो दुनिया को बड़ी तबाही की तरफ लेकर जा सकते हैं। और नेटो ना कई महीने इसके ऊपर डिबेट करता रहा है, खासकर ट्रंप के आने के बाद, और यूरोपियंस की मुलाकातें होती रही हैं। और एक खतरा था कि अगर यहां से एस्केलेट किया जाएगा तो न्यूक्लियर जंग का खतरा है, तो क्या जंगबंदी कर ली जाए, ठीक है, रशिया की बर्तरी को और फतह को मान लिया जाए, या फिर जंग की जाए। अगर जंग की जाएगी तो फिर न्यूक्लियर जंग भी छिड़ सकती है, रशिया के साथ बराह रास्त जंग भी छिड़ सकती है। तो अल्टीमेटली नेटो ने, यूरोप ने यही फैसला किया है कि वो रशिया की बर्तरी जो है वो कबूल नहीं करेंगे बल्कि जंग जारी रखेंगे। तो देखिए जंग ऑलरेडी एक खौफनाक सतह के ऊपर जारी है, इसमें नेटो की एस्केलेशन का फैसला होना ये उसको उस अल्टीमेट लेवल की तरफ धकेल देगा जिसकी वार्निंग्स हम पिछले कई महीनों से डिस्कस कर रहे हैं कि वो एक डायरेक्ट वॉर की तरफ लेकर जाएगा। और जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि वो लॉन्ग रेंज मिसाइल देने जा रहे हैं यूक्रेन को। यानी ये वो चीजें हैं जो डायरेक्ट वॉर की तरफ लेकर जाएंगी। यूरोप जो है वो अपनी फौज यूक्रेन में भेजने जा रहा है, लेकिन सिर्फ एक मसला यह आ रहा है कि अमेरिका इनकार कर रहा है एयर डिफेंस और एयर फोर्स का कवर देने में। यूरोप की उतनी एडवांस एयर फोर्स नहीं है और एयर डिफेंस, तो वो अमेरिका से एयर डिफेंस और एयर फोर्स मांग रहे हैं कि ये फौज दाखिल होगी और इसको जो एयर कवर है वो अमेरिका दे, जमीनी फौज यूरोप की होगी। अमेरिका अभी तक इस पर एग्री नहीं है, ठीक है। हो सकता है ट्रंप आगे मिड टर्म इलेक्शन के अंदर हार जाए तो डेमोक्रेट्स आ सकते हैं और फिर यूरोप को ये सपोर्ट मिल सकती है, लेकिन यहां से तैयारी है। और यूक्रेन इस तरह से हमले कर रहा है कि ये मैडनेस है, ये मैडनेस है। यानी कि अभी यूक्रेन ने न्यूक्लियर प्लांट्स को हमला करने की कोशिश की है। अभी कुछ ही देर पहले न्यूक्लियर प्लांट्स की एक बिल्डिंग के साथ जो है वो ड्रोन्स जाकर टकराए हैं। और न्यूयॉर्क टाइम ने आज लिख दिया है कि ट्रंप ज़ेलेंस्की के बारे में ये समझता है कि ये एक ईवल है जो दुनिया को न्यूक्लियर वॉर की तरफ धकेल रहा है। ये न्यूयॉर्क टाइम ने लिखा है कि ट्रंप इस तरह से ज़ेलेंस्की को देख रहा है। तो ये जनाब सारी हेडलाइंस मैं आपके सामने रखता हूं। अगर गजा से पहले हेडलाइंस आपके साथ शेयर करें तो जुल्म की नई दास्तानें हमने देखी है इन 20 महीनों के अंदर। हर रोज एक ऐसा नया वाकया आया जिसने हमें लर्जा के रख दिया है और इंसानियत हिल के रह गई है कि इंसानियत इतनी भी जालिम हो सकती है। हर रोज हमने एक नया वाकया देखा, लेकिन अभी जो एक नया चैप्टर खुला है कि दाइश और जो अदर मिलिशिया है वो दाखिल कर दी गई है। ये इतनी खतरनाक बात है कि इसको अल्फाज के अंदर बयान नहीं किया जा सकता। एक मिलिशिया और दाइश, और हमने दाइश का दौर देखा है कि उसने क्या किया है। तो इससे यह तो साबित हो गया कि इजरायली आर्मी भी कोई आर्मी नहीं है, वो एक गैंग है, वो भी एक मिलिशिया ही है।
वो कोई आर्मी नहीं है। तो उसने अपनी इत्तेहादी मिलिशिया को यहां पर बुला लिया है और खुद वह शिकस्त खा चुकी है। तो अब हमास ने लड़ना है मिलिशिया से, कितनी देर वो लड़ सकती है। इजरायली आर्मी ने कन्फेस कर लिया है कि उसने ये मिलिशिया दाखिल कर दी है। नेतन्याहू डज नॉट डिनाई आर्मिंग ISIS एफिलिएटेड ग्रुप्स टू फाइट हमास। इजरायली आर्मी मिलिशिया ऑपरेटिंग ईस्ट ऑफ रफा इन एरियाज कंट्रोल्ड बाय द आर्मी। इजरायली आर्मी कंफर्म कर रही है कि ये मिलिशिया हमने दाखिल किया है, इसको वेपन्स दिए हैं। मिलिशिया केम एट द इनिशिएटिव ऑफ द सिक्योरिटी एंड पॉलिटिकल लीडरशिप। इजरायली आर्मी और पॉलिटिकल लीडरशिप यानी नेतन्याहू के ऑर्डर के ऊपर ये सारा हुआ है। डेथ इन एवरी कॉर्नर, गाजा हार्ट बीट डिम्स इन साइलेंस विद 54,677 टूल। ये नंबर्स सही नहीं है, ऑफिशियल ये नंबर्स हैं 54,670 और ये फलस्तीनी सिर्फ नंबर्स बनकर रह गए हैं। ये सही नंबर्स नहीं है। जो शहादतें हैं वो 1 लाख से ज्यादा है। आज से कोई 1 साल कबल एक ब्रिटेन का एक मैगजीन था और उसने ये दावा किया था कि शहादतें 1,86,000 हैं। 1 साल पहले का दावा मैं आपके सामने रख रहा हूं। अभी 1 महीना पहले एक और मैगजीन ने ये दावा किया कि शहादतें 1,09,000 हैं। तो ये 1 लाख से ज्यादा, ये 54,000 कुछ भी नहीं है। ये ऑफिशियल वो हैं जिनकी बॉडीज रिकवर हुई हैं, जिनको दफनाया गया है। ये वो है जो हॉस्पिटल्स में लाई गई थी, उनका रिकॉर्ड है। 10,000 तो मलबे तले दबी हुई हैं और कितने लोगों को इसराइल ने इज्तिमाई कब्रों के अंदर दफन किया है। तो ये नंबर्स बहुत ज्यादा हैं। रेजिस्टेंस के ऑपरेशन जारी है। अभी उन्होंने D9 मिलिट्री बुलडोजर को निशाना बनाया है और जर्मनी से एक स्टेटमेंट जारी हुई। जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि इसराइल को असलहा मिलना चाहिए, इसराइल की असलहा बंदिश नहीं होनी चाहिए और साथ उसने कहा कि फलस्तीन की रिकॉग्निशन नहीं होनी चाहिए। जर्मन फॉरेन मिनिस्टर यूनिलैटरल रिकॉग्निशन ऑफ अ पैलेस्टाइन स्टेट सेंड्स द रॉन्ग मैसेजेस। और जो इजरायली इंतहा पसंद हुकूमत है वो धमका रही है, यूरोपियंस को धमका रही है। इजरायली फॉरेन मिनिस्टर का बयान देखिए, प्रेशरिंग इजराइल एंड थ्रेटनिंग टू इंपोज सैंक्शंस। अगर हम इजराइल को प्रेशराइज करेंगे और उसके ऊपर सैंक्शन लगाने की धमकी देंगे, एज यूरोपियन कंट्रीज आर डूइंग, विल कॉम्प्लिकेट द मैटर्स। तो वो धमका रहे हैं यूरोपियंस को। और ये जर्मन फॉरेन मिनिस्टर का ये बात करना, तो ये एक बार फिर सबके लिए सबूत है और रिमाइंडर है कि ये जंग आर पार की जंग है, ये फैसला कुन जंग है और इसका फैसला टेबल पर नहीं होगा, इसका फैसला मैदानी जंग ही के अंदर होगा। और जर्मनी ये कह रहा है कि असलहा मिलना चाहिए, उसका फॉरेन मिनिस्टर कह रहा है। तो बहरहाल बात यह है कि वो अपना पूरा ऑर्डर, अपनी पूरी साख, अपने सारे इंस्टीट्यूशंस, अपने सारे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन सब जो है वो इजराइल के लिए कुर्बान कर चुके हैं। इससे उनको भी कुछ हासिल होने वाला नहीं है, या बच्चों को मारकर जब उनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। चीन जितनी तेजी के साथ तरक्की कर रहा है, देखें उनको मुसलमान दुनिया को तो इक़्तिदार मिलने वाला नहीं है, लेकिन रहना इनके पास भी नहीं है, ठीक है ना। और ये जंग जो है इनके ऑर्डर को रेजा रेजा करके रख देगी और ये हुकूमतें, खुद ये हुकूमतें ये अफोर्ड नहीं कर सकती। पिछली तमाम हुकूमतें फारिग हो गई हैं। जर्मन से जो सर्वे है, मेजॉरिटी ऑफ जर्मन जो है वो असलह बंदिश की सपोर्ट कर रहे हैं। बरतानिया से अभी पोल सामने आया है, मेजॉरिटी इन यूके बैक सैंक्शंस ऑन इजराइल। तो लोग जो हैं वो फलस्तीन के साथ हैं। अच्छा, इसके साथ जो दी अटलांटिक ने एक हेडलाइन लिखी है, मैं आपके सामने रखता हूं, और यही अंजाम होगा और यही हकीकत है कि फलस्तीन को हराया नहीं जा सकता। दी अटलांटिक फॉर्मर मोसाद चीफ लिख रहा है, कोट कर रहा है, एवरी सिविलियन किल्ड टुडे इन गाजा विल हैव अ ब्रदर, सन और फादर टेकिंग अप आर्म्स टुमारो। जो भी आज यहां पर शहीद हो रहा है उसकी जगह पर कोई और जो है वो हथियार उठाएगा। सिविलियन शहीद हो रहा है तो वो तो हथियार नहीं उठाया हुआ, लेकिन वो बाकी जो उसका बेटा है, उसका बाप है, उसका भाई है, वो मजबूर होगा कि वो हथियार उठाए और इजराइल के खिलाफ आए। तो ये ना खत्म होने वाली जंग है और इस लंबी तरीन जंग के अंदर, फॉरएवर वॉर्स के अंदर, इजरायली प्रोजेक्ट कोलैप्स हो जाएगा। और हम देख रहे हैं कि यमन की ताकत तो बढ़ती चली जा रही है और यमन ने अमेरिकी नेवी को ढेर किया है। अब इजराइल की बारी है, अब वो कह रहे हैं कि हम अराउंड द क्लॉक जो है वो अटैक करेंगे। चाइना का बड़ा सख्त रद्देमल आया जो अमेरिका ने वीटो किया है। द वोट रिजल्ट्स reveal the reason behind the council's inability to calm the conflict in Gaza। उन्होंने कहा कि रिजल्ट से हमें पता चला है कि कौन सी वो वजह है कि गजा के अंदर जंग नहीं रुक रही, यूएस ऑब्स्ट्रक्शनिज्म, और ये अमेरिका है। 14 मेंबर्स ने हक में वोट दिया, अमेरिका ने वीटो कर दिया। तो चाइना का ये रद्दमल सामने आया है और ब्राजील ने जो है वो हिमायत की है फिलिस्तीन की रिकॉग्निशन की। रिकॉग्निशन ऑफ द पैलेस्टीनियन स्टेट इज अ मॉरल ड्यूटी। अच्छा, इसी दरमियान जो है वो ईरान जंग का खतरा पिछले कई महीनों से बात कर रहे हैं, लेकिन फिर टॉक शुरू हुई, फिर एक ऑप्टिमिज्म आया कि नहीं जंग नहीं होगी, लेकिन बहरहाल वो अपनी जगह पर मौजूद है और चूंकि टॉक्स नाकाम होती नजर आ रही हैं। IRGC का बयान जारी हुआ है कि खतरा है और वो हर सिनेरियो के लिए तैयार है। IRGC के कमांडर कह रहे हैं, ईरान इज प्रिपेयर्ड टू कन्फ्रंट एनी पॉसिबल अटैक। ईरान इज फुली प्रिपेयर्ड टू कन्फ्रंट एनी सिनेरियो। और इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कॉल किया है ईरान के प्रेसिडेंट को, अवॉइडिंग एस्केलेशन इन द रीजन एंड द नीड टू अवॉइड स्लाइडिंग इनटू अ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट।
कि सूरत हाल जो है वो स्लिप हो रही है, फिसलती चली जा रही है इन द मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, जंग की तरफ मामला फिसलता हुआ नजर आ रहा है। तो इसको अवॉइड करने की जरूरत है और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर इसको कंफर्म कर चुके हैं कि उनको बहुत खतरा है, यहां पर फुल स्केल जंग छिड़ सकती है। अच्छा, टर्की के अंदर टर्मोइल बढ़ता चला जा रहा है और अंदरूनी जो उनके मामला हैं, क्रैकडाउन डीपन्स एज टर्की टारगेट्स ऑपोजिशन लीडर उज़गोर ओज़ेल। अब ये ऑपोजिशन के साथ कोई नया फड्डा पड़ा है, तो टर्की के अंदर भी एक टर्मोइल है। चाइना और ईयू के दरमियान बड़ी कशीदगी हुई है। यूरोपीय यूनियन की जो टॉप डिप्लोमेट है काजा कलास, वो फिलिपाइन गई हैं और फिलिपाइन में खड़े होकर उन्होंने बड़ी सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल की चाइना के खिलाफ, और चाइना का बड़ा सख्त तरीन रद्द-ए-अमल आया, वैसे जैसा वो अमेरिका के खिलाफ तो पहली बार यूरोप के खिलाफ आया। चाइना वॉन्स यूरोपीय यूनियन टू स्टॉप प्रोवोकिंग ट्रबल इन साउथ चाइना सी डिस्प्यूट। वो कह रहे हैं यहां से बाज रहे, और उन्होंने फिलिपाइन को कहा कि वो इस तरह एक्सटर्नल पावर्स की मदद ना ले और इस फैंटेसी के अंदर ना, इसका नतीजा बुरा निकलेगा। रीट्रीटिंग बीजिंग पोजीशन दैट द यूरोपीय यूनियन इज नॉट अ स्टेक होल्डर इन द रीजन। यूरोपीय यूनियन कोई स्टेक होल्डर नहीं है यहां पर, तो यहां पर टांग अड़ाने की कोशिश यूरोपीय यूनियन ना करे, इसका नतीजा उल्टा निकलेगा। और काजा कालस ने कहा था कि चाइना जो है वो एक्सपैंड कर रहा है टेरिटोरियल क्लेम्स विद दोज ऑफ सेवरल साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इंक्लूडिंग द फिलिपाइंस। तो ये यहां पर आकर एक्सपेंशन कर रहा है, फलां कर रहा है, तो बड़ा सख्त उन्होंने जो है वो रद्द-ए-अमल दिया है। चाइना के प्रेसिडेंट की कॉल पर बात हुई है ट्रंप के साथ, ये पहली कॉल है, और चाइना ने कहा कि ये जो कॉल हो रही है ये हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। ये तो ट्रंप जो है वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था, बार बार अमेरिका से रिक्वेस्ट आ रही, तो इस रिक्वेस्ट के ऊपर जो है ये कॉल के ऊपर बात हो रही है। और दूसरी बात ये है कि यूरोप का जो मागा के साथ फड्डा पड़ा हुआ है उसकी हेडलाइंस मैं आपके सामने रखता हूं। ये एक ऐसी चीज है जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार हो रही है और ये पूरे यूरोप को बदल सकती है। देखें, अमेरिका है तो अमेरिका ने कितनी रिजीम गिराई हैं, तो अब अगर उसका रुख जो है वो यूरोप की तरफ हो गया और क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज आ गया है, बहुत बड़ी बात है। फाइनेंशियल टाइम ने रिपोर्ट लिखी है, मागा वर्ल्ड हैज टर्न्ड अगेंस्ट यूरोप, डीपनिंग आइडियोलॉजिकल डिवाइड, और जो लिबरलिज्म है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं और गवर्नेंस मॉडल है, इसके ऊपर जो है वो अमेरिका ने निशाने पर ले लिया है। एक्यूज यूरोप ऑफ वेजिंग एन एग्रेसिव कैंपेन अगेंस्ट वेस्टर्न सिविलाइजेशन इटसेल्फ, और अमेरिका ने इल्जाम लगाया है कि जो यूरोपियन लीडरशिप है वो वेस्टर्न सिविलाइजेशंस के खिलाफ इस वक्त काम कर रही है। बहुत बड़ी बात है, यानी ये पूरा एक उनकी सोसाइटी को ये वाला मामला जो है हिला के रख सकता है। यूरोपीय यूनियन क्रिटिसिज्म फीड्स मागा एंटी लिबरल वर्ल्ड व्यू, आइडियोलॉजिकल क्लैश इन स्पेशली एविडेंट इन रिस्पॉन्स टू द यूरोपियन क्रैकडाउन ऑन राइट विंग पार्टीज। सबसे बड़ा फड्डा जो पड़ा हुआ है कि यूरोपियन लीडरशिप जो मौजूदा है वो फार राइट पार्टीज के ऊपर क्रैकडाउन कर रही है, और ट्रंप इंतजामिया और मागा वाले वो फार राइट पार्टीज को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल जो वो जर्मनी की है, जिसमें एएफडी पार्टी को बैन किया गया है। और अभी जो जर्मन चांसलर मिलने जा रहे हैं ट्रंप के साथ, तो वहां पर यह एक्सपेक्टेड है कि सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो यही होगा, और जर्मन चांसलर से पूछा जाएगा कि तुमने इसको बैन क्यों किया, क्योंकि जो मार्को रूबियो हैं और वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस हैं वो खुलकर इसको कंडेम कर चुके हैं और इसको कह चुके हैं कि ये ट्रूली एक्सट्रीमिस्ट इकदाम है, और उन्होंने इसको कबूल नहीं किया, तो ये फटा पड़ा हुआ है। और जो मौजूदा लीडरशिप है वो सबसे ज्यादा खतरा फार राइट से महसूस करती है, और ट्रंप ने सपोर्ट शुरू कर दिया फार राइट की, जिसकी अभी सबसे बड़ी मिसाल हमने देखी पोलैंड के अंदर। फिर आप देखिए कनाडा ने स्टेटमेंट जारी किया, ट्रंप्स ऑटो टैरिफ कॉज रिकॉर्ड ट्रेड डेफिसिट, तो वो तिजारती जंग भी साथ साथ चल रही है। तो बहरहाल बात यह है कि यूरोप जो जंग छेड़ने जा रहा है और या मिडिल ईस्ट की जंग को वो सपोर्ट कर रहा है, ये इसको अफोर्ड नहीं है, और कई फ्रंट यूरोप के खिलाफ खुले हुए। यूरोप एक मेन सपोर्ट बेस है और इसके बगैर इजराइल कायम नहीं रह सकता। तो यूरोप की जो इकोनॉमीज हैं वो अफोर्ड नहीं करती हैं, ठीक है, इतने ज्यादा उनके क्राइसिस हैं, उनको अपने क्राइसिस पर तवज्जो देनी चाहिए, ना कि मिडिल ईस्ट को डिस्टेबलाइज करें। अब नाज़रीन बात यह है कि यूरोपियंस की पे दर पे मीटिंग्स हुई, और वो बहुत फैसला कुन टाइम था पिछले महीनों में, बहुत ही फैसला कुन कि यूरोप ने किस डायरेक्शन में जाना है। यूरोप को अमेरिका कह रहा था, एक चीज मुसल्लत कर रहा था उनके अंदाज के अंदर कि अमेरिका और रशियंस बैठ गए, उन्होंने फैसला कर लिया कि क्या करना है, यूरोप माइनस हो गया। तो यूरोप की एरोगेंस कि भाई हमें क्यों माइनस किया, तो यूरोपियंस को फैसला करना था कि उन्होंने क्या करना है, क्या वो जंगबंदी कबूल करेंगे या फिर यूक्रेन की जंग को जारी रखेंगे। तो वो फैसला हुआ। अब उसमें सबसे बड़ा सवाल यह था जिसके ऊपर पे दर पे 2-3 महीने हर हफ्ते मीटिंग्स हुई हैं, बड़ा एक क्रूशल टाइम था। सबसे बड़ा सवाल यह था कि अगर हम जंग को जारी रखते हैं तो ये तो एस्केलेट हो जाएगी और रशिया के साथ हमारी बरह जंग छिड़ सकती है। तो उसमें यह फैसला करना था कि क्या करना है। तो उसमें जो फैसला किया गया वो इंतहाई मैडनेस है और उसमें जंग को जारी रखने का फैसला किया गया। यह सबको पता है कि जब जंग को जारी रखने का फैसला किया गया है तो वो इस स्केल पर जारी रह ही नहीं सकती जिस पर जारी है। इसने तो एस्केलेट होना ही होना है और रशिया के साथ बराह फटा पड़ना ही पड़ना है। तो वो पड़ गया है। जो उन्होंने अंदर अटैक किए हैं पहले संडे वाले दिन, और अब वो मजीद ऐसे अटैक्स कर रहे हैं कि वो फटा पड़ने जा रहा है। और अभी इन्होंने ड्रोन मारे हैं यूक्रेन ने, और इधर से ड्रोन फायर। अभी तो यह ना कि रशिया भी क्या करेगा, वो रशिया ने तो क्या करना है, यूक्रेन ड्रोन मार रहा है।
और अभी न्यूक्लियर प्लांट को हिट करने का जो है वो उन्होंने कोशिश की है, एक बिल्डिंग के साथ जाकर टकराए हैं। और रेलवेज को हिट किया जा रहा है, रेलवेज को जो है वो निशाना बनाया जा रहा है थ्रू ड्रोन्स। और बड़ी खबर यह है कि यूरोप जो है वो फोर्सेस भेजना चाह रहा है यूक्रेन के अंदर, जो फ्रंट लाइन से पीछे डिप्लॉय होंगी, और रशियन फोर्सेस अगर वहां तक पहुंचती हैं तो फिर उनके साथ लड़ा जाएगा। और ऊपर से जो कवर है वो अमेरिका को देना है, लेकिन इस वक्त अमेरिका तैयार नहीं है। तो ये उनकी विजडम है कि वो ट्रंप को साथ लेकर चल रहे हैं। तो अभी तक अमेरिका एग्री नहीं है, बल्कि अभी ट्रंप ने एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी बड़ी हाई लेवल की, वो अभी यूक्रेन जाना थी, बहुत ही हाई लेवल की, एडवांस लेवल की, उन्होंने मिडिल ईस्ट भेज दी है, मिडिल ईस्ट में अपनी फोर्सेस को भेज दिया है, यूक्रेन नहीं भेजी। और वो एयरफोर्स देने के लिए अभी तैयार नहीं है। तो यूरोपियंस इस वक्त देख रहे हैं। और जर्मनी ने लॉन्ग रेंज मिसाइल देने का ऐलान कर दिया है, ये ऐलान जंग है, बहुत बड़ा, ये बहुत खतरनाक बात है। और नेटो के सेक्रेटरी जनरल क्या कह रहे हैं, वी मस्ट इन्वेस्ट इन एयर डिफेंस, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स एंड कंट्रोल सिस्टम, दिस इज अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट, ये नेटो के सेक्रेटरी जनरल कह रहे हैं। तो ये सब जो है वो जंग की तैयारी है, और रशिया भी इस बात को कंफर्म कर रहा है कि नेटो जो एस्केलेट कर रहा है ये हमसे लड़ने की तैयारी कर रहा है। ठीक है, तो अगर न्यूक्लियर वॉर होती है तो गेम ओवर फॉर ऑल, और अगर ये कन्वेंशनल वॉर होती है तो कन्वेंशनल तो हो ही नहीं सकती। अगर ये आपस में टकरा जाते हैं तो अल्टीमेटली न्यूक्लियर ही की तरफ मामला जाएगा। तो बहरहाल एक दुनिया बड़े अजीब से मोड़ के ऊपर आ गई है, और दुनिया बहुत वायलेंट हो चुकी है। और अब देखें ना कि गजा में जो कुछ हुआ है उसके बाद ना कोई दुनिया में इंसानियत है, ना कोई अमन है, ना कोई उसूल और ज़ाब्ते हैं। तो दुनिया एक बड़े खतरनाक नतीजे की तरफ जो है वो जा रही है। ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर की, आपने राय सुलगा करें। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।